प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस एंजॉय की होगी और आप बोर्ड की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे, राइट। जिस तरीके से मैंने क्लास 12 एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से टेक्स्ट बुक का एनालिसिस पार्ट आपको अपलोड करना शुरू किया है फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 एमपी बोर्ड के फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज़ लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग बेसिकली फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर है जिसको लिखा है एनिस यंग ने, राइट। इस चैप्टर में बेसिकली दो स्टोरीज़ है फ्रेंड्स, राइट। दोनों स्टोरी को डिफरेंट तरीके से हम लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों स्टोरीज़ के बीच में, क्योंकि एक ही चैप्टर में दो स्टोरीज़ हैं, राइट। अब इन दो स्टोरीज़ की होने की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स जनरली ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहली स्टोरी वाले पार्ट दूसरे में लिखाते हैं और दूसरे स्टोरी के जो पार्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं वो फर्स्ट स्टोरी में लिख कर आते हैं, राइट। So in order to minimize those mistakes, in order to reduce those mistakes, मैंने दो सेपरेट अलग अलग स्टोरीज़ बनाई हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको दोनों स्टोरीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम देखेंगे फ्रेंड्स, दोनों ही स्टोरी का सेपरेट देखेंगे, एंड देन फिर दोनों स्टोरीज़ में क्या कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को हो सकता है वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको आने वाली वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एमपी बोर्ड के सेकंड चैप्टर को। फ्लेमिंगो बुक का ये चैप्टर हमने लिया है फ्रेंड्स। चैप्टर का टाइटल है लॉ स्प्रिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है। बेसिकली हमने तमाम स्ट्रक्चर, तमाम जो सिलेबस है उसको कुछ तीन पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया फ्रेंड्स कि फर्स्ट पार्ट में आपको हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो मैं अपलोड करूँगा फ्रेंड्स के अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव, राइट, जो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी है उसके साथ एक स्टैंडर्ड आंसर जिसके थ्रू या आप बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, राइट। उस तरीके से मैं आपको आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। किस तरीके से एक स्टैंडर्ड आंसर आपको लिखना चाहिए वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको आंसर भी लिखवा रहा हूँ, राइट। थर्ड पार्ट आई विल गो विद दी MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर। उस चैप्टर से प्रोबेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक चैप्टर को तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ये सारे चैप्टर फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए प्री बोर्ड के पहले, ठीक। प्री बोर्ड आने के बाद जब मेन एग्जाम की आप तैयारी करोगे, फाइनल एग्जाम की, उसके पहले मैं आपको वन शॉट देने वाला हूँ। वन शॉट रिवीजन कराऊंगा फ्रेंड्स का, जिसके अंदर आपको एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, MCQs, वो तमाम चीज़ें 20 to 30 मिनट्स के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट आपको मैं करवा दूंगा फ्रेंड्स। दिस इज़ माय गारंटी, राइट। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे, सो लास्ट 5 ईयर से जो मैंने ऑब्जर्व किया ना फ्रेंड्स कि किस तरीके से स्टूडेंट्स किस एरिया पे मिस्टेक करते हैं, उन मिस्टेक्स को बेसिकली मैंने हाईलाइट किया है थ्रू आउट माई सेशंस। और यदि आप इन सेशंस को बहुत डिटेल में देखेंगे विदाउट एनी स्किप, यदि आप पूरे सेशंस को देखेंगे, सो बिलीव मी आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज पे अपनी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज सेशंस, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के ऑथर है ना, इस चैप्टर की जो ऑथर है एनिस यंग, इनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी समझो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन इसको छोड़ दो आप। ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर जो भी आपको चैप्टर में दिया है उसको ज़रूर पढ़िए फ्रेंड्स। इसके पढ़ने के पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो बोर्ड में MCQs क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इस पार्ट से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड, एंड देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि ये तो चैप्टर में हमने पढ़ा ही नहीं था, राइट। सो इन ऑर्डर टू अचीव दोज क्वेश्चंस आपको ये पार्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो एनिस यंग वॉज बॉर्न इन रौरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Her parents were both writers. Anis Young began her career as a writer in India. So देखो फ्रेंड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो बेसिकली जो एनिस यंग है वो कहाँ पैदा हुई थी फ्रेंड्स, रौरकेला, राइट। और उनका बेसिक एजुकेशन जो शुरुआत का था वो कहाँ हुआ था, हैदराबाद में, एंड देन शी मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से उन्होंने बाकी की पढ़ाई कंप्लीट की, राइट। उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही ऑथर थे, ठीक, राइटर थे, और इन्होंने भी अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था कैसे, एज ए राइटर। इज द आइडिया क्लियर? चलिए, She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. ये बेसिकली कई सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में एडिशन, जो एडिटोरियल पार्ट होता है वो लिखने का काम किया इन्होंने। कॉलमिस्ट थी, राइट। अपनी राइटिंग से इन्होंने इंडियन और इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह अपनी राइटिंग शेयर की है, राइट। एंड
शी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी है, राइट। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉ स्प्रिंग, और ये जो बेसिकली चैप्टर लिया है ना लॉ स्प्रिंग, ये कहाँ से लिया है फ्रेंड्स, उनकी एक बुक से लिया है जिसका टाइटल क्या था, लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, राइट, ये कंप्लीट टाइटल था। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemn these children to a life of exploitation, right। अब देखो यहाँ पर जो इन्होंने बेसिकली इस चैप्टर के माध्यम से शेयर करने की कोशिश की है ना, तो बच्चे किस तरीके से अपना चाइल्डहुड खो देते हैं और किस तरीके से वो अपने आप को गरीबी में धकेल लेते हैं, उसके ऊपर बेसिकली ये पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स, राइट। सो पॉवर्टी से रिलेटेड इस चैप्टर की थीम है और हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बेसिकली अब इसको स्टोरी वाइज, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको दो स्टोरीज मिलेगी, दोनों स्टोरी को अलग अलग तरीके से हम लर्न करेंगे। पहली स्टोरी किसकी है फ्रेंड्स, साहिब की, राइट। साहिब एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा लड़का है जो बेसिकली ढाका जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर सीमापुरी जो प्लेस है वो है दिल्ली के आसपास का, वहाँ पर आके रहता है और वहाँ पर रैग पिकिंग का काम करता है, ठीक। इससे रिलेटेड पूरा तमाम हम डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट स्टोरी में, क्लियर। सेम चैप्टर में सेकंड स्टोरी है, सेकंड स्टोरी में सेकंड एस्पेक्ट दिखाया है फ्रेंड्स, और सेकंड स्टोरी का टाइटल किसके आसपास का है फ्रेंड्स, मुकेश के आसपास। सो मुकेश के बारे में सेकंड स्टोरी है। मुकेश कौन है फ्रेंड्स, सो मुकेश बेसिकली फिरोज़ाबाद में रहने वाली एक फैमिली में पैदा हुआ एक गरीब बच्चा है, जो बेसिकली फ्रेंड्स जो ट्रेडिशन बिजनेस है उनका, उस बिजनेस को छोड़ के वो कुछ और करना चाहता है। ही वॉज एन एम्बिशियस बॉय, राइट। तो इस तरीके से दोनों स्टोरीज है फ्रेंड्स सेम चैप्टर में। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स स्टोरी बाय स्टोरी। सो आज की हम चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, और फर्स्ट स्टोरी का जो टाइटल है, द टाइटल इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, राइट। ये टाइटल है फ्रेंड्स स्टोरी का। सो चलिए फ्रेंड्स इस स्टोरी का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट। सो व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब व्हेन आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। सो यहाँ पर ऑथर क्या बोलती है, ऑथर बेसिकली क्वेश्चन करती है, किससे क्वेश्चन करती है फ्रेंड्स, साहिब से क्वेश्चन करती है। क्या क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, राइट। किससे पूछती है फ्रेंड्स, वो साहिब से, ठीक। ऑथर किससे क्वेश्चन करिए, साहिब से, जिसको वो एनकाउंटर होती है, मतलब आमना सामना होता है उनका डेली, कब होता है, मॉर्निंग में, राइट। और बेसिकली वो क्या देखती है कि साहिब क्या करता है फ्रेंड्स, गार्बेज में सर्च कर रहा होता है किस चीज़ के बारे में, कुछ सामान मिल जाए उसको, राइट। तो रैग पिकिंग का काम बेसिकली वहाँ पर कर रहा होता है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। जो गार्बेज जो कचरे का ढेर होता है ना, उसके अंदर बेसिकली वो क्या करता है, जाके कुछ आर्टिकल सर्च कर रहा होता है। गोल्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, उन आर्टिकल से जिनको वो बेच के कुछ पैसा पा सकता है, राइट। चलिए, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। His home is not even a distant memory। अब देखो फ्रेंड्स, जो साहिब है वो ढाका से माइग्रेट होके आता है। अब ढाका इज इन बांग्लादेश, ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में। सो बांग्लादेश से वो माइग्रेट होके कहाँ आता है, इंडिया आता है। देखो फ्रेंड्स, जैसे MCQs में क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर साहिब माइग्रेटेड, कहाँ से माइग्रेट होके वो आता है, ढाका से माइग्रेट होके कहाँ आता है, वो इंडिया आता है, राइट। सो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। और साहिब की मदर उसको ऐसी स्टोरी सुनाती है, क्या सुनाती है फ्रेंड्स, कि उनका जो घर था ना वो स्वेप्ट अवे मतलब बह गया, स्टॉर्म मतलब तूफान आते थे वहाँ पर, तो उन वजह से क्या होगा, डिमोलिश हो गया, खराब हो गया फ्रेंड्स उनका घर। दैट इज़ वाई वो उन्होंने क्या किया, माइग्रेशन का प्लान बनाया। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो सर्वाइव करने के लिए बेसिकली बिग सिटीज़ में क्या होता है, गार्बेज डंप्स, वहाँ से वो कुछ आर्टिकल सर्च करके दे कैन सेल एंड दे कैन अर्न सम मनी, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली इसको बताते हैं, ठीक। आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा, ठीक। सो फ्रेंड्स देखो, अब ये साहिब कौन है, साहिब बेसिकली ढाका से माइग्रेटेड एक चाइल्ड है, राइट, जो अब आके कहाँ रहने लगा है, इंडिया में। और वो बेसिकली काम क्या करता है, जो गार्बेज डंप्स होते हैं उनके अंदर से आर्टिकल को सर्च करता है, राइट, और उनको सेल करके कुछ पैसे पाता है, ठीक। इस तरीके का स्टार्टिंग था। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड। अब जो क्वेश्चन किया था ऑथर ने, वो क्या क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। उसके आंसर में अब साहिब बताता है, क्या बताता है फ्रेंड्स, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो देखते हुए वो बेसिकली क्या बताता है फ्रेंड्स, कि उसके पास यही काम तो है करने के लिए, और कुछ काम करने के लिए उसके पास है भी नहीं। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो यहाँ पर ऑथर बेसिकली उसको ऑल ऑफ ए सडन क्या बोलती है, अब स्कूल क्यों नहीं जाते।
और जैसे ही वो बोलती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, उसके दिमाग में थॉट आता है बेसिकली कि मेरी जो एडवाइस है वो कितनी हॉलो है, कितनी खोखली एडवाइस मैं इसको दे रही हूँ, राइट। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो यहाँ पर साहिब क्या रिस्पॉन्स करता है फ्रेंड्स कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, यदि कोई स्कूल बनता है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर जाऊँगा। मतलब साहिब इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, राइट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो यहाँ पर ऑथर मजाकिया तौर पे बोलती है, क्या बोलती है फ्रेंड्स कि यदि मैं कोई स्कूल बना दूँ तो क्या तुम मेरी स्कूल ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या बोलता है फ्रेंड्स वो साहिब, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुशी से वो क्या बोलता है, यस आई विल ज्वाइन योर स्कूल। ओके, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो जो साहिब है ना वो दौड़ते हुए आता है किसके पास, ऑथर के पास, और पूछता है आपका स्कूल रेडी है क्या। क्यों, क्योंकि आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि यदि मैं स्कूल बनाऊँ तो आप आओगे। तो साहिब तो इंक्लाइन था टूवर्ड्स एजुकेशन, तो वो आता है और पूछता है कि आपका स्कूल रेडी है, राइट। इसके आंसर क्या देती है फ्रेंड्स ऑथर, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। और मैंने उसको एक आंसर किया, मतलब ऑथर ने बेसिकली किसको आंसर किया, साहिब को आंसर किया कि स्कूल बनाने में बेसिकली टाइम लगता है। और ऐसा बोलने के बाद ऑथर को शर्म फील हुई क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस ऐसा किया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, राइट। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरी इस प्रॉमिस की वजह से उसका जो एक वर्ल्ड था उसके अंदर बेसिकली एक होप आ गई थी। किस चीज़ की होप आ गई थी फ्रेंड्स, कि अब वो पढ़ाई कर सकता है क्योंकि स्कूल विल बी अवेलेबल, राइट। इस तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, मॉर्निंग वॉक को यदि आप जाते हो तो कई बार हम फेशियल इंटरेक्शन कर लेते हैं कई लोगों से, राइट। हमारा फेशियल इंटरेक्शन होता है, फेस से हम एक दूसरे को जानते हैं, बाय नेम वी डोंट नो, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, कई दिनों बाद जब आपकी बातचीत शुरू होती है उस पर्सन से तो आप उससे नाम पूछते हो। ऐसा ही कुछ ऑथर के साथ होता है। सो कई महीनों बाद क्या हुआ, साहिब का नाम उसने पूछा ऑथर ने कि आपका नाम क्या है। तो साहिब क्या बोलता है, साहिब ने क्या अनाउंस किया, साहिब ए आलम। तो साहिब का पूरा नाम आता है फ्रेंड्स एमसीक्यू में कि साहिब का पूरा नाम क्या था। सो फुल नेम क्या था साहिब का, साहिब ए आलम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए, ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। और मुझे लगता है, ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इसको पता भी नहीं होगा कि इसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। यदि उसको पता चल जाए कि उसके नाम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बहुत बड़ा नाम है उसका, तो उसके नाम का मतलब बहुत बड़ा है, यदि उसको ये पता भी चल जाए तो बिलीव नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। और यहाँ पर वो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ जो साहिब है उसको अपने नाम का मतलब भी नहीं बताता और वो गलियों में नंगे चप्पल से, बिना नंगे पैर बेसिकली बिना चप्पल से वो क्या होता है, घूम रहा होता है, ठीक। और किसके साथ घूम रहा होता है, एक ऐसी आर्मी, मतलब ऐसे सर्कल के साथ, ऐसे बच्चों के साथ घूमता है जो बेसिकली कैसे नंगे पैर हैं, जिनके पैरों में जूते और चप्पल नहीं है, राइट। सो आगे क्या है फ्रेंड्स, ओवर दी मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और कई महीनों लग गए उनको सारे बच्चों को रिकॉग्नाइज करने में, मतलब पहचानने में, किनको, ऑथर को। आई होप द आइडिया इज क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अब देखो जो बेयरफुट आर्मी, जो उनका साहिब के साथ में जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप जो था, उनके साथ भी अब जो ऑथर है वो कैसी हो गई, फेमिलियर हो गई। तो यहाँ पर ऑथर उनमें से एक बच्चे से पूछती है, वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक से पूछा, क्या पूछा, कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। सिंपली उसने आंसर कर दिया, क्या, उसकी मदर ने उसको सेल्फ से निकाल के नहीं दिया, राइट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलो, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो दूसरा बच्चा रिस्पॉन्स करता है, क्या ऐसा रिस्पॉन्स करता है कि इसकी मदर इसको चप्पल या शूज़ निकाल के भी दे देगी ना शेल्फ से, तब भी ये नहीं पहनेगा। और जो बोल रहा है उसके बेसिकली पैर में जो दो शूज़ पहने हुए हैं ना, वो भी कैसे अनपेयर है, मतलब वो एक जैसे नहीं है, एक का कलर दूसरा है तो दूसरे का कलर दूसरा है, राइट। मतलब दोनों ही डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, राइट। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्ड हिज फीट एंड सेज नथिंग।
और जैसे ही मैं उसको कमेंट करने की कोशिश करी थी तो उसने क्या किया, अपने पैरों को इस तरीके से छुपा लिया ताकि उसका दूसरा वाला जो शूज़ है जो अनपेयर है वो दिखे नहीं, राइट। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और थर्ड जो बच्चा था उसने क्या बोला फ्रेंड्स कि मुझे शूज़ चाहिए, है ना, जिसने अपनी लाइफ में कभी भी शूज़ परचेस नहीं किया, राइट, उसको कभी भी लाइफ में शूज़ नहीं मिला। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी को आप रियलाइज़ कर सकते हो कि ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने लाइफ में कभी शूज़ लिया ही नहीं, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। सो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। कई बारी थ्रू आउट दी कंट्री कई सारी सिटीज़ जो ऑथर है हमारी ऑथर एनीस जंग उन्होंने विजिट किया और उन्होंने क्या पाया कि देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पर लोग क्या है बेयरफुट ही रहते हैं, मतलब चप्पल नहीं पहनते, ठीक। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और कई बारी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक एक्सक्यूज़ देते हैं क्या कि ऐसा ट्रेडिशन है वहाँ कि इन प्लेसेस पे लोग चप्पल और जूते नहीं पहनते, राइट। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। और यहाँ पर ऑथर बोलती है कि फ्रेंड्स बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का है, ये एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का है कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि दे कैन परचेज और दे कैन बाय सम शूज़, राइट। तो वो यहाँ पर खरीद ही नहीं पाते, इतना ही पैसा नहीं है उनके पास, दे कैन नॉट इवन सर्वाइव। सो शूज़ कैसे परचेज करेंगे फ्रेंड्स, आप इमेजिन कर सकते हो कितनी पुअर लाइफ वो जी रहे होंगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो फ्रेंड्स को लाइन बाय लाइन समझते रहना, मैं आपको वन शॉट रिवीजन भी देने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ओवरऑल समरी दूंगा आपको 10 to 15 मिनट्स में पूरे चैप्टर की, राइट। चलिए, सो आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। इसको एक स्टोरी याद आती है फ्रेंड्स, राइट। अब देखो ये बेसिकली जो फर्स्ट स्टोरी है ना इसके अंदर कुछ एनेक्डोट्स है। सो ऑथर जो है ना अपने अलग अलग एनेक्डोट्स छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस उसके लाइफ के यहाँ पर गैदर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर उसने कंपाइल किया, राइट। तो ये सेकंड एक्सपीरियंस है उसका, एक एनेक्डोट है बेसिकली। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। ना उडुपी क्या है फ्रेंड्स, उडुपी इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है उडुपी। किसी पर्सन ने एक बार उनको एक स्टोरी बताई थी जो उसको यहाँ पर याद आती है ऑथर को, और वो क्या स्टोरी थी फ्रेंड्स। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो पहले वो कभी स्कूल जाया करता था। स्कूल कहाँ थी फ्रेंड्स, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल के पीछे, है ना, जहाँ पर उसके फादर कौन थे, प्रेस्ट थे। अब ये प्रेस्ट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, पुजारी थे, राइट। आगे कंटिन्यू करते, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो जो स्टोरी जो एनेक्डोट जो यहाँ पर शेयर करती है उडुपी की, वहाँ पर उनको याद आता है कि ये जो स्टूडेंट था वो बेसिकली स्कूल जाने के पहले टेम्पल पे जाता था और टेम्पल पे रुकता था फॉर अ प्रेयर, है ना, प्रेयर करने के लिए। किस चीज़ की प्रे करता था फ्रेंड्स, वो अ पेयर ऑफ शूज़, राइट। एंड देन ही यूज्ड टू अटेंड द स्कूल। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। और 30 years के बाद जब आके उन्होंने देखा यहाँ पर, तो उनका जो स्कूल था वहाँ पर वो सारी चीज़ें कैसी हो गई थी, खत्म हो गई थी, राइट। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 30 years बाद में क्या होता है वहाँ पर फ्रेंड्स, एक नया प्रीस्ट मतलब एक नया पुजारी आ जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर दूसरा ऑब्जर्वेशन ऑथर क्या देखती है फ्रेंड्स कि वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी थी, ठीक। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing shocks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bag। अब वो क्या देखती है फ्रेंड्स, एक स्कूल बॉय आता है और अपना स्कूल से आने के बाद फटाफट एक फोल्डिंग बैग के ऊपर अपना बैग फेंकता है। एंड पेंटिंग मतलब हाँपते हुए वो किसके पास आता है, ऑथर के पास। लुकिंग एट अ बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। लगा दे हाँ, अबे चॉकलेट खा ली ना पूरी एक। और यहाँ पर वो क्या देखती है फ्रेंड्स कि वो जो एक बॉय है ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में स्कूल से आता है और अपना बैग फोल्डिंग बैग के ऊपर फेंकता है एंड पेंटिंग हाँपते हुए इनके पास आता है, राइट। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो इस लड़के को देखने के बाद वो इमेजिन क्या करती है कि वो स्टोरी में जहाँ पर एक बच्चा प्रेयर करता था किस चीज़ के लिए, पेयर ऑफ शूज़ के लिए, शायद उसकी जो प्रेयर थी वो कबूल हो गई और उसको वहाँ पर पेयर ऑफ शूज़ मिल गया, राइट। लेट मी नेवर लूज दैम।
मैं इनको कभी खोना नहीं चाहूँगा, राइट। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ड नाउ वोर शूज। अब यहाँ पर जो है ना, ये पेयर ऑफ शूज़ को वो कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, और ये जो यंग बॉय को शूज़ मिले, किसको, प्रेस्ड के सन को, वो क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ड नाउ वोर शूज़। अब जो पुजारी का बेटा है, राइट, वो क्या करता है, शूज़ पहनता है, राइट। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। बट ऐसे बहुत सारे रैक पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं, जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, शूलेस है, वो इनके आसपास अभी जानते हैं जिनको ये ऑथर, राइट। चल तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, राइट। अब यहाँ पर ये जो ईगरनेस था, ये उनको कहाँ ले जाता है फ्रेंड्स, सीमापुरी। अब सीमापुरी क्या है फ्रेंड्स, सीमापुरी बेसिकली दिल्ली के आसपास का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर स्लम्स है, जहाँ पर बहुत गरीबी में लोग रहते हैं, और उन लोगों का बेसिकली काम क्या होता है, वो बेसिकली रैक पिकिंग का काम कर रहे होते हैं, राइट। वहाँ पर ये सीमापुरी पहुँच जाते हैं, कौन, ऑथर पहुँच जाती है, और वो क्या देखती है कि दिल्ली के पास का ही एरिया है, लेकिन स्टिल इट इज़ माइल्स अवे। मतलब यदि फाइनेंशियल कंडीशन में देखें, लाइफ स्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिल्ली और सीमापुरी दे आर डिस्टिंक्ट, दोनों ही अलग अलग है। एक जगह पॉवर्टी है और दिल्ली में क्या है, रिचनेस है, राइट। तो वहाँ पर ये शार्प डिफरेंस देखने को मिलता है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो लोग कौन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश से माइग्रेट होके आए, कब, 1971 में, राइट। साहेब फैमिली इज among them, Sahib's family is among them. सीमापुरी was तो बेसिकली साहिब का जो फैमिली था ना फ्रेंड्स, वो उन्हीं में से एक फैमिली था जो माइग्रेट होकर 1971 में ढाका, बांग्लादेश से कहाँ माइग्रेट होकर आए थे फ्रेंड्स, इंडिया, राइट। सीमापुरी was then a wilderness, और जब वो आए थे 1971 में, तब सीमापुरी कैसा प्लेस था फ्रेंड्स, वाइल्डर मतलब यहाँ पर कैसा था, जंगली टाइप का था, राइट। इट स्टिल इज, अभी भी वो है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी वो वैसा ही है ना, अनडेवलप्ड है, राइट। लेकिन स्टिल वहाँ पर कई लोग अब वहाँ पर रहते हैं, मतलब वो एम्प्टी नहीं है। आई होप आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टॉर्पिन डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। और ये जो एरिया है ना फ्रेंड्स सीमापुरी, ये कैसा है, यहाँ पर मड के स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूफ़ है वो बेसिकली किसका है, टीन का है, और यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, बहुत ही बेकार कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सीवेज का सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, राइट। और यहाँ पर कितने रैक पिकर्स रहते हैं फ्रेंड्स, अराउंड 10,000 रैक पिकर्स इस तरीके की लाइफ यहाँ पर जी रहे होते हैं, राइट। बेसिकली वो सर्वाइव कर पा रहे हैं वहाँ पर। चलिए, they have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on the voters list and enable them to buy grains. तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, बेसिकली 30 ईयर्स से वो रह रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है एक्सेप्ट देयर राशन कार्ड। उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है, जिससे वो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या कर पाते हैं फ्रेंड्स, सब्सिडाइज रेट पे कुछ राशन ले पाते हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव करने के लिए राशन की दुकान से वो राशन ले पाते हैं। बस इतना सा उनके पास एक कार्ड है, दैट इज़ राशन कार्ड विदाउट एनी आइडेंटिटी। वो यहाँ पर अराउंड 30 ईयर्स से रह रहे हैं, राइट। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और इन लोगों के लिए बेसिकली फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से भी ज़्यादा, राइट। आइडेंटिटी से उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। जब ऑथर ने एक ग्रुप ऑफ विमेन से पूछा क्या कि आप वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर क्यों आ गए, इतना ग्रीन फील्ड था, इतना शानदार जगह था, वहाँ से माइग्रेट होकर आप यहाँ पर क्यों आ गए। तो इसके रिप्लाई में बेसिकली उन विमेन में से किसी एक विमेन ने क्या बोला कि बेसिकली हमारे लिए फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब हम वहाँ पर जो सर्वाइव कर रहे थे ना, बेसिकली वहाँ हमको सर्वाइव करने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ हम आ गए तो यहाँ को कम से कम ग्रीन तो मिल रहा है, कम से कम इतना तो है कि हम खा के सो सकते हैं बिना पेट दर्द के। मतलब सोचो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी वो एक्सपीरियंस कर रहे थे ढाका में, बट व्हेन दे माइग्रेटेड टू सीमापुरी इंडिया, है ना, दिल्ली के पास, तो यहाँ कम से कम उनको राशन कार्ड से थोड़ा सा
राशन भी मिलता है और कम से कम वो खा के सो सकते हैं, मतलब अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स। अब देखो जहाँ भी उनको खाना मिलता है ना, बेसिकली वो पिच कर लेते हैं अपने टेंट को पिच करना मतलब टेंट को वहाँ पर सेट कर देते हैं और बेसिकली वहीं पर वो रहना शुरू कर देते हैं। ट्रांजिट होम मतलब फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए वो अलग अलग तरीके के घर बना लेते हैं, तंबू जैसा बना के वहीं रहने लगते हैं एंड देन वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं, इस तरीके से। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे वहीं पर उनके बड़े हो जाते हैं और वो बेसिकली सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं। किस तरीके से फ्रेंड्स, कि रैक पिकिंग का काम करते हैं और वहाँ से जो आर्टिकल्स आते हैं उनको सेल करके पैसा जो आता है वो पेरेंट्स को देते हैं, तो सर्वाइवल में वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली फ्रेंड्स पार्टनर बन जाते हैं, राइट। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करने का एक ही मतलब है क्या, रैक पिकिंग, कचरा बीनना, उसी की वजह से दे कैन सर्वाइव, राइट। थ्रू द इयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking roof, but for a child it is even more. तो बेसिकली यहाँ जो रहते हैं ना फ्रेंड्स, वो उनके लिए एक ही काम है और उन्होंने इतने फाइन हो गए वो बेसिकली किस चीज़ में फ्रेंड्स, रैक पिकिंग में, कि वो रैक पिकिंग का काम इस तरीके से करते हैं कि फटाफट देखते हैं कि इस ढेर में क्या है और उस आर्टिकल को निकाल के दे कैन सेल एंड दे कैन अर्न मनी, और उस पैसे को बेसिकली उस आर्टिकल को वो क्या बोलते हैं, गोल्ड, क्योंकि उसको बेच के वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। गोल्ड इज़ नॉट देयर, गोल्ड को जस्ट कंपेयर किया फ्रेंड्स किसके साथ में, आर्टिकल्स के साथ में, उन आर्टिकल्स को बेच के पैसा पाते हैं, ठीक। और ये बेसिकली उनके जीने का एक साधन, एक संसाधन है जिस वजह से दे कैन सर्वाइव। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बच्चे के लिए वो सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत कुछ है, क्योंकि उन चीज़ उसी पैसे से दे परचेज समथिंग और उसी वजह से वो क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, हैप्पी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपीज़ नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप। तो बताते बताते जब साहिब उनको बता रहे हैं फ्रेंड्स ऑथर को, तो बताते बताते साहिब बहुत खुशी से बताता है, कभी कभी तो मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है, 10 रुपीज़ नोट। अब देखो फ्रेंड्स 10 रुपीज़ नोट को बेसिकली कनेक्ट इस तरीके से करना फ्रेंड्स कि कुछ आर्टिकल ऐसा मिलता है जिसको वो सेल करता है, सेल करने के बाद उसको 10 रुपीज़ मिल जाता है, राइट, इस तरीके से। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और कभी कभार हमें कुछ उससे छोटा भी मिल जाता है, मतलब गोल्ड से छोटा मिल जाता है, मतलब कम पैसों का आर्टिकल भी मिल जाता है, तब भी हमारी जो भूख होती है सर्च करने की वो ख़त्म नहीं होती, वो और ज़्यादा सर्च करते सो दैट उनको कुछ और ज़्यादा अच्छा मिल जाए, क्लियर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है फ्रेंड्स कि गार्बेज जो है वो पेरेंट्स के लिए कुछ और मीनिंग रखता है, स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए कुछ और मीनिंग रखता है। बच्चों के लिए क्या मीनिंग रखता है फ्रेंड्स, For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. So basically देखो फ्रेंड्स, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बेसिकली सर्च करते हैं आर्टिकल्स को, सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो पैसा आता है उससे वो कुछ खाने पीने की चीज़ें सर्च करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, पेरेंट्स के लिए होता है कि जो बच्चे गए हैं ना, बच्चे रैक पिकिंग का काम करके आएंगे और जो आर्टिकल सेल करके पैसा लाएंगे, उस पैसे की वजह से हम सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। सो पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है और बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग यहाँ पर अलग जा रहा है, राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। सो वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, साहिब को एक दिन ऑथर देखती है क्या मॉर्निंग में कि ये तार फेंसिंग के बाहर से गेम को देख रहा है एंड उस गेम का नाम क्या है, टेनिस, जिसको 2 लोग खेल रहे हैं, राइट। दो लोग जो है वो खेल रहे होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स आगे, आई लाइक द गेम ही हम्स कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब यहाँ पर वो खड़े होके बड़ी खुशी से क्या बोलता है कि मुझे गेम क्या है, पसंद है, राइट। लेकिन वो खेल नहीं पाता फ्रेंड्स क्योंकि वो पुअर होता है, गरीब होता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स। और वो यहाँ पर क्या बोलता है फ्रेंड्स, जब यहाँ कोई नहीं होता है ना इस ग्राउंड में, तो फेंसिंग से मैं कहाँ जाता हूँ, तार फेंसिंग से अंदर भी जाता हूँ, ग्राउंड में भी जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और गेट कीपर जो है ना, वॉचमैन जो है ना, वो बेसिकली क्या करता है फ्रेंड्स, मुझे स्विंग भी एक्सपीरियंस करने देता है, मतलब झूला भी झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज that look strange over his discolored shirt and shorts.
So, यहाँ पर साहिब भी बेसिकली एक शूज़ पेयर ऑफ शूज़ पहना हुआ है जो उसकी शर्ट से और शॉर्ट से मैच नहीं करता है. समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. और यहाँ पर शूज़ को जैसे ऑथर ने देखा तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए साहिब क्या बोलता है कि किसी ने मुझे ये शूज़ दिए थे. राइट, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब बेसिकली किसी रिच बॉय ने उसको बेसिकली ये शूज़ जो है वो दिए थे किसको, ऑथर को. राइट, क्यों दिए थे उसका एक्सप्लेनेशन क्या देता है फ्रेंड्स यहाँ पर वो कि रिच बॉय ने इस शूज़ में होल होने की वजह से इसको पहना नहीं, एक छोटा सा होल था उसके अंदर, उसकी वजह से उसको पहना नहीं. एंड दैट इज़ वाई वो किसको यहाँ पर दे दिया फ्रेंड्स, उन्होंने साहिब को. और साहिब के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने होल, जो इसके पास शूज़ ही नहीं है उसके पास होल वाला शूज़ पहनना कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, वो उसको इन्जॉय करता है. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching is so intently is out of his reach. तो चलिए ठीक है, शूज़ तो पहन लिया उसने, लेकिन ये जो गेम वो देख रहा है ना वो इसकी रीच से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब वो उसके पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है. कौन सा गेम फ्रेंड्स, टेनिस का. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर. आज सुबह जब देखा ना, देखो हर बार सुबह सुबह के एक्सपीरियंस शेयर कर रही है फ्रेंड्स ऑथर हमारे साथ. राइट, तो आज सुबह जब ऑथर ने देखा तो साहिब को कैसे देखा, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है और वो कहाँ पर है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है. ठीक. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज. अब यहाँ पर साहिब ऑथर को क्या बोलता है, अब मैं कहाँ पर काम करता हूँ, टी स्टॉल पे काम करता हूँ. ठीक. पॉइंटिंग इन डिस्टेंस, वो दूर की तरफ दिखा के बोलता है कि मैं उस टी स्टॉल पे अब क्या करता हूँ, काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, मुझे 800 रुपये प्लस पूरे दिन का खाना, ऑल माई मील्स मतलब पूरा दिन का खाना भी मिलता है. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क. मैंने पूछा कि क्या वह जॉब उसको पसंद है. राइट. सो हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर केयरफुली लुक मतलब पहले वो बिंदास तरीके से बोल रहा था, लेकिन जैसे उससे पूछा ऑथर ने कि क्या तुम्हें अपना काम पसंद है, तो उसका जो केयरफ्री लुक था वो कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, ख़त्म हो जाता है और पोकर फेस जैसा बन जाता है. और यहाँ पर वो जिस बिंदासनेस के साथ वो बोल रहा था वो उसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है, उसका फेस थोड़ा सा मुरझा जाता है. इससे ऑथर इंटरप्रिटेट कर लेती है कि जो साहिब है वो बेसिकली इस काम को अपने इन्जॉय नहीं करता है. राइट. The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulders. The bag was his. The canister belongs to the man who owned the tea shop. Sahib is no longer his own master. जो बेसिकली स्कूल बैग वो लेकर जा रहा था वो हल्का था, और जो स्टील का कैनिस्टर बेसिकली वो लेके जा रहा है अपने कंधे पर, दैट इज़ हैवियर. राइट. अब वो लेकिन क्या है फ्रेंड्स, स्कूल बैग उसका खुद का था, बट स्टील कैनिस्टर किसका है, टी स्टॉल के मालिक का. अब यहाँ पर साहिब जो है टी स्टॉल पे काम करता है, और साहिब क्या है, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब साहिब अपना मालिक नहीं बचा, मतलब अब वो कहीं किसी के अंडर में काम करने लगता है. राइट. सो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी फ्रेंड्स. ये फर्स्ट स्टोरी है, ये साहिब की स्टोरी है फ्रेंड्स. साहिब कौन है, साहिब तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको. साहिब कौन है फ्रेंड्स, ये ढाका बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए हैं. सीमापुरी दिल्ली के आसपास पेरीफेरी का एक एरिया है जहाँ पर ये रहता है. यहाँ पर बेसिकली रह के एक ही काम करता है फ्रेंड्स, ये रैक पिकिंग का काम, क्योंकि कोई और काम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. राइट. ऑथर जब पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो यहाँ पर साहिब बोलता है कि यहाँ पर कोई स्कूल है ही नहीं, यदि होता तो मैं ज़रूर जाता. राइट. फिर आगे कंटिन्यू करके साहिब को, ऑथर को एक इंसिडेंट याद आता है. वो इंसिडेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि उडुपी एक कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पर एक पुजारी था, है ना, और एक बच्चा था. वो पुजारी के मंदिर की तरफ जाता था और मंदिर पे प्रे करता था पेयर ऑफ शूज़ के लिए. 30 साल बाद जब ऑथर सेम जगह जाती है तो वहाँ पर देखती है वो एक और बच्चे को, तो उसको इंसिडेंट याद आता है कि ये प्रेयर शायद इसकी कबूल हो गई और अब इसके पास शूज़ भी है और नया प्रीस्ट भी है और आसपास रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी है. राइट. फिर आगे बेसिकली स्टोरी में आगे चलते हैं फ्रेंड्स. तो क्या होता है, ऑथर देखती है कि जो साहिब है वो टेनिस ग्राउंड के सामने खड़ा हुआ टेनिस गेम को देख रहा है, और वो सोचता है कि मुझे भी ये गेम पसंद है, मुझे भी खेलना चाहिए, बट ड्यू टू पॉवर्टी वो उस गेम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता फ्रेंड्स. राइट. फिर लास्ट में क्या देखती है फ्रेंड्स, एक मॉर्निंग को ऑथर देखती है कि साहिब अब एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है
उसके हाथ में कैनिस्टर है इंस्टेड ऑफ बैग, अब उसके हाथ में कैनिस्टर है और अब साहेब अपना ओन मास्टर नहीं बचा, मतलब अब साहेब किसी और के अंडर में काम कर रहा है और वहाँ पर काम करने का उसको कितना मिलता है फ्रेंड्स, 800 रुपीज़ एंड अ फुल मील। ठीक, तो इस तरीके से कंप्लीट ये चैप्टर होता है फ्रेंड्स। साहेब का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, स्टोरी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। और ये फर्स्ट स्टोरी है साहिब आलम की। ठीक, इससे रिलेटेड मैं सेकंड स्टोरी आपको सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ये चैनल वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए। बहुत जल्दी हम सेकंड स्टोरी को लर्न करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द स्टोरी ऑफ मुकेश। उस स्टोरी में बेसिकली मुकेश के बारे में बात करेंगे। मुकेश फिरोजाबाद का है, किस तरीके से वो पूरा चैप्टर है दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सी ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।